बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं उस्मान सलीम। आज हम सिंपल एसएचएम के थर्ड एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करने से पहले एसएचएम की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। तो एसएचएम की डेफिनेशन में हमारे पास दो पॉइंट हैं जो हम सिंपल पेंडुलम में प्रूव करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि फ़ोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट की होनी चाहिए, और सेकंड पॉइंट में हमने प्रूव करना है कि फ़ोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो। फ़ोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। अगर ये दोनों पॉइंट प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सिंपल पेंडुलम एसएचएम को परफॉर्म कर रहा है। आइए अब सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करते हैं। तो सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम में एक आपके पास स्ट्रिंग होनी चाहिए और एक बॉब होना चाहिए। आप वो जो स्ट्रिंग होगी या रस्सी होगी, रस्सी का जो टुकड़ा होगा उसको आपने किसी भी लकड़ी या पाइप के साथ बांध देना है, और जो बॉब होगा मैश उसको आपने रस्सी के टुकड़े के साथ जो स्ट्रिंग होगी उसके साथ अटैच कर देना है। अब जो फर्स्ट आपके पास कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन में बॉब आपका रेस्ट पोजीशन पर होगा। अब रेस्ट पोजीशन पर क्यों होगा? क्योंकि बॉब का जो वेट है W=mg वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो स्ट्रिंग है वो बॉब को अपवर्ड लेकर जा रही है, और उसकी जो टेंशन की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। तो इस वजह से ये जो दो फोर्सेस होंगी, पहली फोर्सेस जो वेट है फर्स्ट फोर्स है, और सेकंड जो फोर्स है वो टेंशन है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगी, इसलिए ये दोनों कट जाएंगी आपस में। तो कटने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि फ़ोर्स आपकी ज़ीरो होगी, मीन पोजीशन पर फोर्स ज़ीरो होगी। अब ये फर्स्ट सिचुएशन के बाद अगर हम आगे देखें तो मैश जो ये बॉब है इसके ऊपर हमने कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की। जैसे ही हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, अप्लाई करने के बाद ए पोजीशन की तरफ लेकर आए तो मैश ने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एक्स। इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, कि एक्स डिस्प्लेसमेंट इसने यहाँ पे कवर किया, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ओ से ए की तरफ होगी। तो ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की। अब एक्सट्रीम पोजीशन पर आने के बाद यहाँ पर अगर मैश को हम देखें तो मैश के यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेट की वजह से यहाँ पे आपका एंगल थीटा बन रहा है। एंगल थीटा की वजह से यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर एक जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो mg cos थीटा होगा, और सेकंड जो होगा mg sin थीटा होगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो दो आपके कंपोनेंट बन रहे हैं इसको हम किस तरह से मतलब कि डिस्कस करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट एज ए रीस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा मीन पोजीशन की तरफ बॉब को लेकर आएगा। तो वो mg sin थीटा होगा। अब उसकी वजह क्या, अगर आप नाइन्थ में उसका कॉन्सेप्ट रिकॉल करें तो नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था कि जिस तरह से एक रिजल्टेंट आपकी फोर्स होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक f(x) होता है और दूसरा f(y). इसी तरह यहाँ पर जो वेट होगा, वेट आपका एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, उसके दो कंपोनेंट आपके बन जाएंगे, एक x एक्सिस के वेट आ जाएगा और सेकंड आपका y एक्सिस के वेट आएगा। अब वेट जो होगा W वो mg के इक्वल है, और x एक्सिस की वजह से यहाँ cos थीटा, क्योंकि x एक्सिस इक्वल टू होता है cos थीटा के, और यहाँ y एक्सिस जो होगा वो sin थीटा के होगा। तो Wx=mg cos थीटा और Wy=mg sin थीटा। सेम यहाँ पर आपके दो कंपोनेंट जो बनेंगे, जो टेंशन के अपोजिट आपका जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg cos थीटा, ये x एक्सिस है, और mg sin थीटा आपके y एक्सिस की तरफ है, ये इस तरफ होगा। तो जो mg cos थीटा है ये पैरेलल होगा टेंशन t के, जिसकी वजह से ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ पर एक आपके पास कंपोनेंट रहेगा वो है mg sin थीटा, और ये जो mg sin थीटा होगा ये रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, और इसकी वजह से बॉब आपका A से O पोजीशन की तरफ आएगा। अगर हम यहाँ पर पहला पॉइंट डिस्कस करें SHM का, उसमें था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पर अगर देखें तो जैसे ही हमने मीन पोजीशन से बॉब पे फोर्स लगाई और उसको एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेकर गए हैं, तो फोर्स लगाने की वजह से उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी हम फोर्स लगाते हैं उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, और जितनी कम फोर्स लगाएंगे उतना ही कम डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट है वो प्रूव हो गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अब हम सेकंड देखते हैं कि फोर्स की हमेशा जो डायरेक्शन होगी वो मीन पोजीशन की तरफ रहेगी। अब जैसे ही ए से आपने बॉब को रिलीज़ किया
जो mg साइन थीटा जो फोर्स का वेट का कंपोनेंट है, ये रीस्टोरिंग फोर्स एज ए परफॉर्म करेगा, इसको ओ की तरफ लेकर आएगा, ऑपोजिशन की। अब बॉब जो है वो ए से ओ पोजीशन की तरफ आया, यहाँ आकर mg साइन थीटा का काम ख़त्म हो गया। अब क्या होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ होगी या कौन सी ऐसी पावर होगी जो बॉब को ओ से बी की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि mg साइन थीटा ने यहाँ तक अपना काम करना था वो कर लिया। तो यहाँ पे होगा इनर्शिया। अगर 9th क्लास में दोबारा से इनर्शिया की डेफिनेशन को रिकॉल करें तो इनर्शिया बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें उसकी जो पोजीशन होती है, अगर मोशन में है बॉडी की पोजीशन तो वो उसको इनर्शिया मोशन में रखती है, अगर बॉडी की पोजीशन रेस्ट में है तो इनर्शिया क्या करेगी, उसको रेस्ट पोजीशन में ही बरकरार रखेगी। तो यहाँ पर बॉडी बहुत तेज़ी के साथ ओ पोजीशन की तरफ आ रही है, इसलिए फिर क्या होगा कि बॉडी आपकी ओ से जब बी की तरफ आएगी तो इनर्शिया उसको ओ से बी की तरफ लेकर जाएगा। अब बॉडी बी की तरफ आई, अब दोबारा बी की तरफ जैसे ही मैस आएगा, रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, उसको फिर से ओ की तरफ लेकर आएगी, क्योंकि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये रेजिस्ट कर रही है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दोबारा से टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो mg जो साइन थीटा फ़िलहाल रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बी से ओ की तरफ होगी, और अगर ए से ओ की तरफ देखें तो यहाँ पर भी mg साइन थीटा की जो डायरेक्शन है वो ए पोजीशन से ओ की तरफ है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड पॉइंट है कि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो ये प्रूव हो जाता है कि फोर्स हमें एक तो ये है कि फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, और सेकंड पॉइंट क्या है कि फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही मूव करेगा। तो ये दोनों पॉइंट अगर प्रूफ होने के बाद हमें पता चला है कि सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है, SHM को परफॉर्म कर रहा है। तो SHM की डेफिनेशन के मुताबिक यही है कि मीन पोजीशन पे आपका जो रहकर एक पॉइंट है उस पर रहकर बॉडी अगर आगे पीछे मूव करती है उसको हम क्या कहते हैं, SHM कहते हैं। तो सिंपल पेंडुलम ये परफॉर्म कर रहा है। अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन को देखा जाए अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन कि आपने इसको थ्योरी को भी आपने बयान करना है, तो थ्योरी के लिए हम किस तरह से देखेंगे कि फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर उसकी मैक्सिमम है या मिनिमम या एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या है। तो सबसे पहले हम फोर्स को देखते हैं। तो फोर्स आपके पास क्या है कि यहाँ मीन पोजीशन पर फोर्स क्या है, 0 है। जैसे ही आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू की और ए पोजीशन की तरफ लेकर आए हैं तो फोर्स 0 है। फोर्स आपने लगाई है तो फोर्स 1 होगी, लेट्स सपोज के 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचे हैं तो यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू है वो 5 हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम होगी। और इसी तरह अगर ये फोर्स इसको रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ करने के बाद क्या होगा कि ये बॉब जो है वो ए से ओ की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर 5 है, फिर 4, 3, 2, 1, 0। तो फिर यहाँ पर पहुँचते हुए फोर्स आपकी क्या होगी, मीन पोजीशन पर 0 होगी। तो फोर्स यहाँ पे मीन पोजीशन पर क्या होगी, मिनिमम लिख लेते हैं कि मिनिमम होगी। अगर वेलोसिटी को यहाँ पर देखें कि वेलोसिटी का यहाँ पे किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, तो जैसे ही आप बॉब को ए पोजीशन पर लेकर आए हैं, ए पोजीशन पर लेकर आने के बाद इसको आपने रिलीज़ किया है, तो वेलोसिटी क्या होगी, रिलीज़ करने से बहुत ही तेज़ी के साथ मीन पोजीशन की तरफ बॉब जाएगा। तो मतलब मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। और इसी तरह से मीन पोजीशन से अगर दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ देखें तो वेलोसिटी आपकी आगे ओ से बी की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम के बाद ये मिनिमम होना शुरू हो जाएगी, कम, उसके बाद कम। तो बी पर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये नैनो सेकंड के लिए बॉब यहाँ पे रुकेगा, रुकने के बाद दोबारा फिर से बी की तरफ आएगा, तो ओ की तरफ आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे स्टे करेगा तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर वो मिनिमम होगी। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो उसके लिए यह है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि F = m में अगर क्योंकि फोर्स का जो एरिया एक्सेलरेशन है इसके साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फोर्स बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, अगर फोर्स कम हो रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर फोर्स बढ़ रही है तो मीन पॉइंट पे फोर्स मिनिमम है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, मिनिमम।
और इसी तरह से एक्सट्रीम जो पोजीशन है उस पर फोर्स आपकी क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि एक्सेलरेशन भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर इसको एक और लिहाज से भी हम डिस्कस कर सकते हैं एक्सेलरेशन को अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी में जब चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वेलोसिटी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं तो वेलोसिटी यहाँ जब मीन पोजीशन पर आती है तो मैक्सिमम होती है। तो वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी तो उसमें चेंज कोई नहीं होगा, क्योंकि एक एग्जांपल देख लें कि अगर कार की वेलोसिटी देख लें, कार 100 की स्पीड पर है तो वो मैक्सिमम जो स्पीड है वो 100 है और वो 5 मिनट तक 100 पर ही रहेगी। तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन, उसमें चेंजिंग तो आई नहीं वेलोसिटी में। तो जब वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन आपकी क्या होगी, चेंज ना होने की वजह से एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर मिनिमम होगी। तो इस लिहाज से भी हम वेलोसिटी के अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं। तो इसी तरह से एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर वेलोसिटी मिनिमम है तो उसका आप रेसिप्रोकल ले ले तो एक्सेलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये था अकॉर्डिंग टू थ्योरी। अब अगर आपने इसका टाइम पीरियड मालूम करना है तो टाइम पीरियड के लिए सिंपल पेंडुलम का ये है कि 2π√L/g। यहाँ पर एक MCQs भी आता है कि सिंपल पेंडुलम डिपेंड किस पे करता है। तो सिंपल पेंडुलम हमेशा सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आप अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को बढ़ाएंगे तब उसके टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ आएगा, अदरवाइज़ इस पर कोई फ़र्क नहीं होगा। या फिर ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अगर हम यहाँ अर्थ पे देखें तो अर्थ पे ग्रेविटी जो है वो 9.8 है। इसी तरह चांद पे ग्रेविटी कुछ और होगी और किसी और जगह पे जाएंगे वहाँ पे ग्रेविटी कुछ और होगी। तो इस वजह से टाइम पीरियड पे चेंज आएगा। अगर कोई कहे कि मतलब कि इसका मैस अगर बढ़ा दे बॉब का तो टाइम पीरियड पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। और इसी तरह अगर आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास ये फार्मूला होगा 1/2π√L/g/L। और अगर हम ये देखें कि इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है तो यूज़ इसका ये होता है कि वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल पेंडुलम को यूज़ करते हैं। ये 10th क्लास में आपके जब प्रैक्टिकल होंगे उसमें भी एक प्रैक्टिकल करवाया जाएगा सिंपल पेंडुलम का, तो वहाँ पर जी की वैल्यू को हम सिंपल पेंडुलम के थ्रू ही फाइंड आउट करेंगे। अगर लास्ट में सेकंड पेंडुलम क्या है, ये अक्सर आ जाता है MCQs। तो सेकंड पेंडुलम कहते हैं कि पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज़ 2 सेकंड। तो ऐसा मतलब कि टाइम ड्यूरेशन के एक जो उसका 2 सेकंड्स के अंदर एक पेंडुलम जब उसका टाइम पीरियड लेंगे तो 2 सेकंड में कवर होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकंड पेंडुलम कहेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको हम रिलीज़ करते हैं बॉल को, यहाँ से होकर दोबारा वापस आए और उसको 2 सेकंड लगें तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड पेंडुलम कहेंगे। तो ये आज का लेक्चर था। अगर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर फीडबैक दें। इंशाल्लाह आपके हर तरह की जो भी कोई प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।